Welcome to YouTube channel Agri Vidavant. Today further continue our economic series. Today we discuss about the method of economics, nature of economic theory, rationality, assumption and concept of equilibrium. So let's start. अगर हम नेचर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी की बात करें तो इसमें दो अलग अलग मेथड हमने अप्लाई किए हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी को समझने के लिए। पहला हमारा डिडक्टिव मेथड, फिर हमारा इंडक्टिव मेथड। अब हम डिडक्टिव मेथड को और इंडक्टिव मेथड को डिटेल में देखते हैं एक बार। जो मेथडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसके जो साइंस अडॉप्ट दो अलग अलग मेथड को हम अडॉप्ट करते हैं। किसके लिए अडॉप्ट करते हैं? डिस्कवरी ऑफ इट्स लॉज एंड प्रिंसिपल्स, मीन्स इकोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम समझने के लिए दो मेथड का अपनाते हैं। पहला हमारा डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव का मीनिंग क्या होता है? डिडक्टिव मीन्स नॉलेज अबाउट थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू इन ऑर्डर टू थिंक अबाउट अंडरस्टैंड पर्टिकुलर सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स। मीन्स इनके अंदर हम पर्टिकुलर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए हम डिडक्टिव मेथड का यूज करते हैं, जो जर्नली हमारी ट्रू होती हैं। ट्रू इन द सेंस इन दिस मेथड, हम इस मेथड में क्या करते हैं, जो मेन हमारा फॉर्मेट होता है वो जर्नल टू पर्टिकुलर और यूनिवर्सल टू इंडिविजुअल, हम इसको अप्लाई करते हैं। मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लिया एक हमारा इकोनॉमी का एक लॉ है कि जैसे ही हमारी डिमांड बढ़ेगी तो वैसे ही हमारा किसी भी प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा। तो वो हमारा जनरल पर्सपेक्टिव है। उसी को अगर हम इंडिविजुअली अप्लाई करके देखें, मान लिया कि कंट्री में अब सेब की डिमांड बढ़ने लगी तो उसकी सीधी बात, उसका प्राइस भी बढ़ेगा। वो हमने एक इंडिविजुअल सिचुएशन पे अप्लाई कर दिया। एक जनरल थ्योरी से हम इंडिविजुअल से पे उसको लेके आए। ये कहाँ से प्रोसीड करता है? फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर और फ्रॉम यूनिवर्सल टू इंडिविजुअल, ये मेथड अप्लाई करता है। इस मेथड के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला क्या है, एक बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है और ये हेल्प करता है हमारी किसको एक्सप्लेन करने में, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक फिनोमिना। क्योंकि इकोनॉमी के बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ इजी मेथड चाहिए। उसमें हमारा डिडक्टिव मेथड हमारी हेल्प करता है। इट इज़ सर्टेन, मीन्स ये लगभग निश्चित होता है कि हम इसको जनरल पर्सपेक्टिव में अगर इंडिविजुअल पे लगा के देखेंगे तो हमारे चांसेस होते हैं कि वो हमेशा सर्टेन ही होगा। और इसके अजम्पशन लगभग करेक्ट होते हैं और रिजल्ट मस्ट फॉलो, मीन्स रिजल्ट इसके फॉलो ही होते हैं। हम जो अज्यूम करके चलते हैं वो हमारे करेक्ट होते हैं और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी हमारा करेक्ट होता है। ये इजी है इस मेथड को अप्लाई करना, मीन्स हम आसानी से इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में हमें जो बहुत ज़्यादा स्टैटिकल डाटा होता है, हमारे बहुत ज़्यादा फिगर्स, इन सब की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती डिडक्टिव मेथड के अंदर, क्योंकि ये जनरल प्रिंसिपल के ऊपर बेस होता है। उसी को हम इंडिविजुअल कंडीशन के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं। यही हमारी इसकी खासियत होती है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड, ये मैंने आपको बताया था कि डिमांड का कुछ इम्पैक्ट हो रहा था, उसको एक हम करंट सिचुएशन से या फिर एक इंडिविजुअल सिचुएशन से हमने अप्लाई करके भी देखा था उसको। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं या अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी कहते हैं हम डिडक्टिव मेथड को, एनालिटिकल मेथड एंड अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब आता है हमारा इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर फैक्ट्स को या एग्जाम्पल को जर्नल रूल्स पे और प्रिंसिपल पे अप्लाई करके देखना। मीन्स इंडक्टिव मेथड हमारा डायरेक्ट अपोजिट होता है डिडक्टिव मेथड का। इसके अंदर हम इंडिविजुअल से जनरल की तरफ जाते हैं, मीन्स हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन से पूरी यूनिवर्सल को देखते हैं। मान लिया एक सेब है, उसका डिमांड बढ़ रही है तो उसी हिसाब से उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगा। उसी फैक्टर को हम पूरे यूनिवर्सली अप्लाई करके देखेंगे। ये पर्टिकुलर टू जनरल जाता है, वेयरएज जो डिडक्टिव मेथड है वो जनरल टू पर्टिकुलर सिचुएशन पे आता है। यही इनके अंदर मेन डिफरेंस है। अब आता है हमारा अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, मीन्स हम अलग अलग अप्रोच अपनाते हैं इकोनॉमी को एनालिसिस करने के लिए। पहली आती है हमारी स्टैटिक मीन्स जो स्टैटिक्स है वो कहाँ से ड्राइव है, एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव है स्टैटाइक, जिसका मतलब होता है ब्रिंगिंग टू स्टैंड हिल। इट इम्प्लाइज स्टेट कैरेक्टराइज बाय मूवमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर लेवल विदाउट एनी चेंज। हम कॉमनली मैं सिंपली आपको एक बात बताता हूँ, हम नॉर्मली फिजिकल वर्ल्ड में हम एक वर्ड यूज करते हैं स्टैटिक, मीन्स स्टेशनरी, मीन्स कोई भी चीज़ रुकी हुई है एक जगह पर। लेकिन इकोनॉमी के अंदर कोई भी चीज़ रुकती नहीं है।
इकोनॉमी हम स्टैटिक का कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ कंटिन्यूअसली लगातार एक स्पीड से चल रही है। मान लिया एक गाड़ी है, वो 40 की स्पीड से लगातार कॉन्स्टेंटली चल रही है, वो हमारा एक स्टैटिक होगा। हम उसको इकोनॉमिक से कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। वो था हमारा स्टैटिक, इसमें कोई भी चीज़ स्टेशनरी नहीं होगी। और जो स्टैटिक एनालिसिस है वो हमारा क्या किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को हमें समझने में हेल्प करता है। मीन्स किसी भी इकोनॉमी की कंडीशन को हमें समझने में हेल्प करता है। इसके अंदर हम किसी भी चेंज को अप्लाई नहीं करते और फ्यूचर से या पास्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं होता कि हम पीछे वाली कंडीशन से देख लें या आगे वाली कंडीशन से देख लें, उनसे इसका कोई रिलेशन नहीं होता। और ये हमारे किस में हेल्प करता है, ये हमारे रिलेशन बताने में काम करता है कि कोई भी दो एलिमेंट है इकोनॉमी के। मान लिया एक प्राइस है, हमारा प्राइस है, एक हमारा है किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, ठीक है। इनके बीच में एक कमोडिटी की प्राइस थी और क्वांटिटी है, इन सब के फैक्टर के बीच में जो एक रिलेशन बताने का काम करता है वो हमारा स्टैटिक करता है, हमारा स्टैटिकल मेथड करता है। इसमें हमारा स्टैटिक्स हेल्प करता है। स्टैटिक मीन्स जो कॉन्स्टेंटली दर से चल रहा है लगातार, इसके अंदर हमारा कोई फ्यूचर और पास्ट का कोई रिलेशन नहीं होता। और ये अलग अलग इकोनॉमी के एलिमेंट में एक रिलेशन बताने का हमें काम करता है, ठीक है। अब आता है हमारा डायनेमिक्स। डायनेमिक्स हमारा क्या होता है, डायनेमिक कोई भी चीज़ क्या होती है, मीन्स चेंज, स्टडी ऑफ चेंज, जो लगातार चेंज होता रहे, उसका बिहेवियर, उसका एक टाइम के हिसाब से वो अपना चेंज करता रहता है, यही हमारा डायनेमिक्स होता है। डायनेमिक्स हमारा दो वे में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। विदाउट चेंजिंग इट्स पैटर्न, मीन्स कई बार पैटर्न चेंज नहीं होता और कई बार पैटर्न चेंज हो जाता है, ये हमारा डायनेमिक्स में आता है। जो इकोनॉमिक डायनेमिक्स है वो किससे रिलेट करता है, लेटर टाइप ऑफ चेंज, मीन्स चेंज से। इफ देयर इज ए चेंज इन, ये 11 नहीं, यहाँ पे इसको कट करो, चेंज इन पॉपुलेशन, मान लिया पॉपुलेशन में चेंज आ गया, आबादी बढ़ गई या घट गई। कैपिटल में मीन्स हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी था, पैसा था या कुछ भी था हमारे पास। हमारी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले हम उसको मान लिया हाथ की चक्की से पीसते थे गेहूँ को, और उसी को हम आज मॉडर्न मशीनरी से गेहूँ को पीसने लगे। ये हमारे टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आया है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ बस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अलग अलग बिजनेस की जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे था उसमें भी हमने चेंज किया। और लोगों जो टेस्ट है वो भी बदला है, जैसे समय के हिसाब से लोगों की अलग अलग इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, या फिर किस सेक्टर में वो किस तरह देखते हैं, वो भी टेस्ट भी बदलता रहता है। इन एनी वन और ऑल ऑफ दैम मीन्स कुछ में या फिर सभी में, जो इकोनॉमी है वो एक अलग पैटर्न ले लेगी उस समय पे, क्योंकि लोगों का टेस्ट ही बदल गया। मान लिया जिस कपड़े की पहले 10 साल पहले डिमांड थी, आज वो है ही नहीं उसकी डिमांड, तो इकोनॉमी ने एक अलग पैटर्न ले लिया ना वहाँ पे, फिर दूसरे कपड़े की डिमांड आ जाएगी। यही बात है यहाँ पे। और अलग अलग प्रोडक्शन की टेक्निक आ गई, पहले मान लिया हम खेत में हल चलाते थे, अब ट्रैक्टर चला रहे हैं, मीन्स प्रोडक्शन में हमारा टेक्निक में बदलाव आ गया, तो उससे भी हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज आएगा। तो इन सब को हमारा डायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं। एंड द इकोनॉमिक सिस्टम विल चेंज इट्स डायरेक्शन, मीन्स जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो पूरी की पूरी अपने पैसेज को चेंज कर लेगा। इसमें हमारा थोड़ा बहुत फ्यूचर और पास्ट का हम विजुअलाइज करके उससे रिलेट कर सकते हैं। इसमें पास्ट और फ्यूचर का कुछ रिलेशन होता है, पास्ट का ज़्यादा होता है, और स्टैटिक्स वाले में पास्ट और फ्यूचर का कोई रिलेशन नहीं होता। और ये हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डायनेमिक वाला, ठीक है। अब आता है हमारा इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम को हम ओपनली इकोनॉमिक एनालिसिस में जरूर यूज़ करते हैं, और मॉडर्न इकोनॉमिक्स हमारी इक्विलिब्रियम एनालिसिस ही है। मीन्स जो हमारी आज आधुनिक जो अर्थशास्त्र है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, ये इसको हम क्या भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम एनालिसिस भी कहते हैं। इस सिचुएशन में जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होती हैं, मान लिया 1 क्विंटल सेब की डिमांड है और उसी हिसाब से सप्लाई हो रही है, हमारी 1 क्विंटल ही सप्लाई हो रही है, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम। मीन्स लेवल ऑफ बैलेंस, मीन्स बैलेंस आ गया इसके अंदर। ये हमारा किस में आएगा, ये सब हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। अब आता हमारा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, फिर हमारा अनस्टेबल है, फिर हमारा न्यूट्रल है। अब हम इनको स्टडी करते हैं। स्टेबल मीन्स ये लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम होता है, मीन्स जो लंबे समय तक हम देखते रहते हैं, लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी पोजीशन को हमने डिस्टर्ब किया मान लिया, और वो उसकी सेम उसी जगह पे आ जाए आफ्टर सम टाइम, मीन्स कोई भी डिमांड थी मान लिया किसी भी प्रोडक्ट की, वो करंटली हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया, और फिर कुछ ही टाइम बाद वो अपनी सेम कंडीशन पे आ जाए, वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है,
ठीक है, इस तरह मैं आपको समझाने के रिलेट करके देखो आप एक बार। स्टेबल, अनस्टेबल हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम है। इफ द पोजिशन इज डिस्टर्ब इट कैन नॉट रिटेन अगेन, मीन्स अगर एक बार पोजिशन में बदलाव आ गया तो वो दोबारा रिटेन नहीं कर सकती, वो अनस्टेबल है। ठीक है, अब न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है हमारा। एंड इन दिस इफ द डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड, अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी देन इट अटेन्स ए न्यू इक्विलिब्रियम, ये एक नया इक्विलिब्रियम पे ही पहुंच जाएगा और रिमेन्स न्यूट्रल, मीन्स कोई भी डिस्टर्बेंस हमारी हुई नहीं तो वो एक नए इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, उसको बिल्कुल एक नए अलग ही डायरेक्शन ले ली, वो हमारा न्यूट्रल है। स्टेबल हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, अनस्टेबल शॉर्ट टर्म के लिए होता है। स्टेबल में हमारी दोबारा वही पोजीशन, दोबारा वही कंडीशन, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, अब आती है हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, लेमैन के अकॉर्डिंग फॉर एन इंस्टेंट में क्लासीफाई, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, सबसे पहला हमारा इकोनॉमी का क्या टाइप है लेमैन के हिसाब से, रिच और पुअर। कोई भी इकोनॉमी अगर रिच है मीन्स उसके अंदर पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा है, मीन्स हमारे पास हाई इंफ्रास्ट्रक्चर है, रहने की फैसिलिटीज़, हेल्थ की फैसिलिटीज़, हमारे पास जो मोर्टेलिटी है, डेथ रेट है वो भी कम है, ये सब हमारी रिच इकोनॉमी की बात आती हैं। और जबकि पुअर इकोनॉमी जैसे इंडिया की है, करंटली हम इसको पुअर नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम यहाँ पे बहुत कम होती है। आप इसको दूसरे एग्जांपल से, कोई अफ्रीका की कंट्री से ज़्यादा रिलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया आज एक डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंडीशन में है और अच्छा ग्रो भी कर रहा है। और एक एवरेज सिटीजन को 2 टाइम का खाना जुटाने में ही बड़ी समस्या हो जाती है, ये हमारी एक पूरी इकोनॉमिक कंडीशन होती है। जैसे कोई अफ्रीका का देश है, मान लिया कुछ भी ले लिया हमने, युगांडा ले लिया, वहाँ पे लोगों को अपना 2 वक्त का भोजन जुटाना ही मुश्किल है, तो वो हमारा पूरी इकोनॉमी में आएगा। रिच में जैसे हमारा फ्रांस हो गया या यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये हमारी रिच इकोनॉमी है। ठीक है, अब आती है हमारी सबसे पहले एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को समझने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ सिंपल और हमारी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के बारे में। इसमें ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऐड नहीं हो पाया। सिंपल इकोनॉमी हमारी क्या होती है बेसिकली, जैसे हमारे पहले इंडिया के अंदर कुछ आइसोलेटेड विलेज होते थे, आइसोलेटेड जो बिल्कुल अलग मान लिया कटे हुए हैं। पहले इंडिया की इकोनॉमी एक सिंपल फॉर्मेट में थी ज़्यादा। सिंपल में बेसिकली क्या था, वो उनकी डिमांड, टोटल विलेज की जो डिमांड है वो अपनी विलेज के अंदर ही पूरी हो जाती थी उनकी, उनको बाहर से कुछ भी लेना देना नहीं पड़ता था। मान लिया उसको गेहूँ, किसी किसी को गेहूँ की ज़रूरत है और सामने वाले को जूते की ज़रूरत है, तो जूते वाला अलग आदमी मिलेगा, गेहूँ वाला अलग मिलेगा, वो उसको गेहूँ दे देगा, वो उसको जूता दे देगा। इसी तरह वो गाँव में ही मान लिया कॉटन प्रोड्यूस कर ली उन्होंने और उसी से वहीं पे बुनकर होंगे, उन्हीं को कपड़ा बना के और फिर वापस लोगों के पास आ जाएगा। वो सेल्फ रिलायंट लोग थे, मीन्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो एक तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट इकोनॉमी थी सिंपल वाले में, और एक दूसरे के ऊपर विलेज के बाहर उनकी डिपेंडेंस थी ही नहीं, मीन्स नील थी, जीरो डिमांड थी, बाहर उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और अब आती है हमारी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, जो हमारी करंट इकोनॉमी है, जो बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है, मीन्स जो हमारे मॉडर्न टाउन है या सिटी हैं, हम एक छोटी सी जगह पर कितने लाखों लोग रहते हैं, वो क्राउडेड काम करते हैं और बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है। मान लिया कोई बिजनेस के अंदर है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप में है, कोई शॉपकीपर है, कोई मर्चेंट है, ये सब हमारे कॉम्प्लेक्स में आ गए। और ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हर किसी को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इतने मिलियंस लोगों को भी एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड है। किसी को कपड़े के लिए अलग के पास जाना पड़ेगा, फिर मान लिया किसान ने कुछ प्रोड्यूस किया है, उसको फिर फर्दर मिडल मैन आएगा, फिर आगे फर्दर कंटिन्यू प्रोसेस चलते चलते फिर वो मार्केट में घूम के आएगा, फिर लास्ट में एक फाइनल प्रोडक्ट में आएगा। पब्लिशर अलग है, मान लिया किसी बुक का, तो प्रिंटर अलग है, पेपर मैन्युफैक्चरर अलग है, कोई वर्कर अलग है, ऑथर अलग है, राइटर अलग है, मीन्स हजारों लाखों लोग एक सिंपल एक बुक के पीछे भी इतने लगे हुए हैं, तो वो हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। और इसके अंदर म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, इसके अंदर हम एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट होते हैं। ये हमारा सिंपल और कॉम्प्लेक्स था। मेरे हिसाब से मैंने एक सिंपल फॉर्मेट में आपको बताने की कोशिश की है, आप इसको बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं, इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट नहीं है ये। अब आता है हमारा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी मीन्स जिसके अंदर एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होता है, मुख्य रोजगार का साधन होता है एक बहुत बड़े लोगों का, मास ऑफ द पीपल। और जो इकोनॉमी है वो लार्जली किसके ऊपर बेस होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर। रॉ मेटेरियल, कच्चा जो माल होता है या फिर फूड ग्रेन होता है,
और ये एक्सपोर्ट कौन सी कमोडिटीज़ करते हैं, जो वो प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स एग्रीकल्चर वाले। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, सिंपल एग्जांपल। जब इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय क्या करते थे ब्रिटिशर्स, हमसे हमारा रॉ मटेरियल, कच्ची कपास हमसे ले गए, रॉ मटेरियल ले गए, फिर अपने देश में उसको मैन्युफैक्चर किया, फिर इंडिया में उसको एक्सपोर्ट कर लिया और हमने उसको इंपोर्ट कर लिया। मीन्स हम जो रॉ मटेरियल, कॉटन से ही हमारा कपड़ा बना है ना, तो कॉटन हमको, एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी ज़्यादा उस समय, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे जो वीवर्स थे उन सबको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। हमने अपना रॉ मटेरियल उनको एक्सपोर्ट किया, बदले में उससे इंपोर्ट किया, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स उनसे इंपोर्ट किए। ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी की खास बात होती है। और ये बैकवर्ड इकोनॉमी होती है और पुअर होती है, मीन्स इसमें गरीबी ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। हम उसी पोटेंशियल को हम अपने मैन्युफैक्चर में भी लगा सकते थे, जो हम कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे थे, और खुद ही हम कपड़े को प्रोड्यूस कर सकते थे। ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बारे में था। अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी आती है। इंडस्ट्रियल मीन्स जो रिच इकोनॉमी होती हैं, जो एडवांस्ड होती हैं, जिनके अंदर सिटीज़ होते हैं, टाउन होते हैं, पूरी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बिल्डअप होती है, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बल्क पॉपुलेशन शहरों के अंदर रहती है, रूरल के अंदर बहुत ही कम होती है। और ये मेनली अर्बन पॉपुलेशन इस पर डोमिनेट करती है। ये हमारा एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के। कोई भी हम ले सकते हैं, उस समय पे हमारा जैसे ब्रिटेन था इंडस्ट्रियल हब, ठीक है। अब आती है हमारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अंडर डेवलप मीन्स जहाँ पे लोड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती हैं, जो इकोनॉमिक की कंडीशन अच्छी नहीं होती, और जो टेक्निकल अचीवमेंट है या टेक्निकल एडवांसमेंट है वो बहुत ही कम होती है। मशीनरी ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, कोई लोगों के पास अच्छे रोजगार के साधन नहीं होते, ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, और प्रोडक्टिविटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा लो होती है। मीन्स लोगों के पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं, हम उनका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे अनयूटिलाइज्ड हैं, उनका कितना कोई महत्व नहीं है। हमारे प्लानिंग कमीशन ने इसको डिफाइन किया अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को। अब तो नीति आयोग हो गया ये। खैर, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे एक को एग्जिस्टेंस होता है ग्रेटर और लेस डिग्री अनयूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्सेज। मीन्स जो हमारे मैन पावर है, जो हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका हम पूरी तरह यूज़ नहीं कर पा रहे, वो वेस्ट जा रही हैं। मान लिया हमारे पास अच्छा खासा यूथ है, जस्ट एग्जाम्पल किसी भी कंट्री में हो सकता है, हमारे पास यूथ है, लेकिन हमने उसको एजुकेशन नहीं दी, उसको टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं सिखाया, तो वो वैसा का वैसे पीछे रह गया। तो उसके कारण वो हमारा अनयूटिलाइज हो गया। हमारे जो हम यूथ का फ़ायदा उठा सकते थे अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, वो हमारा वेस्टफुल रह गया। ये हमारा, और साथ में अनएक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स हमारे पास भरपूर संसाधन है। मान लिया किसी भी कंट्री में लिथियम है या आयरन के रिसोर्सेज हैं, हम उनको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, वेस्ट हो रहा है सब कुछ, और दूसरे कंट्रीज आके उस पर अपनी कंपनी को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो वेस्टफुल है। ये हमारे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होते हैं, बहुत ज़्यादा पुअर होती हैं। ज़्यादातर एशियन कंट्रीज इसमें आते हैं, लेकिन अब एशियन कंट्रीज़ में कंडीशन बहुत हद तक सुधर चुकी है, बहुत सारे कंट्रीज़ में, और कुछ में बिगड़ी भी है। लेकिन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में अगर मेरे पर्सपेक्टिव से बताऊं, तो ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में है। एशिया के ज़्यादातर कंट्रीज आज डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और एशिया एक नेक्स्ट सुपर पावर भी है कॉन्टिनेंट की, पूरे वर्ल्ड की। अगर हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के मेन फैक्टर की बात करें, तो ये ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली बूस्टअप करती है। जैसे होता है ना, कोई भी फट जाता है, बिल्कुल एक्सप्लोजन हो जाता है। अफ्रीका के कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बर्थ रेट 4% है, वो वाला कंडीशन होती है। कैपिटल डेफिशिएंसी होती है, मीन्स इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज वो अनयूटिलाइज हैं, अंडर यूटिलाइज है, उनका हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे। लो पर कैपिटा इनकम है, मीन्स प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा कम है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स जो एक लेवल होता है हॉस्पिटल्स का, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, मीन्स लोगों के पास वो संसाधन नहीं है, एजुकेशन का वो कम है। अन इकोनॉमिक सोशल स्ट्रक्चर, जो सामाजिक ढांचा है उनका वो अन इकोनॉमिक है, वो ज़्यादा इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है। और अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन और टेक्निकल एडवांसमेंट बहुत कम होती है। अब हमारी आती है डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। डेवलप्ड इकोनॉमी के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, जस्ट अपोजिट ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन के लिए अच्छा खासा पैसा है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये सब हमारा डेवलप्ड इकोनॉमी में आता है। प्रॉपर बैलेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, उसके अंदर एग्रीकल्चर डोमिनेट करा था, लेकिन इसके अंदर थोड़ा इंडस्ट्री ज़्यादा डोमिनेट करती है, और थोड़ा बहुत बैलेंस भी बना के चलते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। और रूरल और अर्बन के बीच में भी एक बैलेंस होता है।
ज़्यादातर डेवलप्ड इकोनॉमी में देखोगे तो आप अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रूरल पॉपुलेशन। और पर कैपिटा इनकम मीन्स प्रति व्यक्ति जो आय है वो भी अच्छी खासी होती है, $10,000 या $12,000 से ऊपर होती है। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो जीवन यापन का जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा खासा ऊंचा होता है। और एडवांस टेक्निक इन प्रोडक्शन मीन्स कोई भी चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, हम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर कोई जेट इंजन बना रहे हैं, तो इनके अंदर जो जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। तो ये सिर्फ ज़्यादातर किसके पास है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास ही हैं। फ्रांस के पास हैं, जर्मनी के पास हैं, यूएस के पास हैं, ब्रिटेन के पास हैं, ठीक है। और वो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो उसमें भी कोई बूम नहीं आ रहा, बूस्ट नहीं आ रहा, वो एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ है। फुल एम्प्लॉयमेंट, अच्छा खासा रोजगार है, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज उनको वेल यूटिलाइज कर पा रहे हैं, उनको एजुकेशन दे रहे हैं, उनको अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हम लगा रहे हैं। नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज में हम हमारा उनका भी फुली यूटिलाइज कर रहे हैं, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। एग्जाम्पल देखो इनकी, हमें पता ही है हम कॉमनली किस कंट्रीज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, यूएसए, कनाडा, यूके, जो भी वेस्टर्न यूरोप है जिसमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ये पुर्तगाल, ये सब आते हैं हमारे। ये हमारे डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के एग्जाम्पल हैं। हमारे आते हैं इकोनॉमिक लॉज। इकोनॉमिक लॉज से पहले मैं आपको एक तरह का और बता देता हूँ। एक इकोनॉमी है, ये 2-3 तरह की है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट आपने अगर सुना भी होगा, जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट के हमारा क्या करता है, पब्लिक सेक्टर हमारा डोमिनेट करता है, जहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करती हैं। एक दूसरी होती है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे प्राइवेट फर्म्स डोमिनेट करते हैं। इसका मैं एग्जांपल देने की बात करूँ, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, हमारा जो रसिया है, हमारा जो चाइना है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है ज़्यादा, जो कॉमनली पीपल के वेलफेयर की बात करती हैं, और इनके अंदर जो होल्ड होता है वो एक गवर्नमेंट का होता है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होल्ड किसका होता है, अलग अलग प्राइवेट फर्म्स का होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या एग्जाम्पल है, हमारा यूएसए, यूके, वेस्टर्न यूरोप, जो ज़्यादातर जो डेवलप्ड रीजन्स हैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ज़्यादा फॉलो करते हैं। रसिया के अंदर हमारी कौन सी है, यूएसएसआर के अंदर, पहले जो यूएसएसआर था उसके अंदर हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी है। एक हमारी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, जिसने दोनों को ऐड किया है। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है, हमारा इसका एग्जाम्पल है इंडिया। हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी को भी अपनाया, मीन्स हमने पब्लिक सेक्टर भी, हमारी कुछ कंपनियां हैं जो पब्लिक सेक्टर की इकोनॉमी, जो पब्लिक सेक्टर पे गवर्नमेंट उनको चलाती है, और कुछ कंपनियां हमारी, ज़्यादातर कंपनियां हमारी प्राइवेट भी हैं। तो ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल है इंडिया, जिसके अंदर हमने पहले नेशनलाइज भी किया अपने बैंकों को, अपनी एयरलाइंस को। ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी का इंडिया एक एग्जाम्पल है अच्छा खासा, ठीक है। ये तीनों आप याद रखना ज़रूर, ठीक है। मिक्स्ड हो गया, और हमारा क्या था वो, सोशलिस्ट हो गया, कैपिटलिस्ट हो गया, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये हमारे अलग अलग इकोनॉमीज के एग्जाम्पल हैं। अगर आपकी इच्छा तो आप एक और बता देता हूँ आपको, एक होती है प्लान्ड इकोनॉमी, को होती है अनप्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर बेसिकली हमारा सेंट्रल अथॉरिटी डोमिनेट करती है। प्लान्ड के अंदर पूरी गवर्नमेंट का अच्छा खासा होल्ड होता है, वो कुछ भी हो सकती है, वो कैपिटलिस्ट भी हो सकती है, सोशलिस्ट भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा हमारा गवर्नमेंट उसके ऊपर डोमिनेट करती रहती है हर फैसले के ऊपर। एक होती है हमारी अनप्लान्ड, इसके अंदर कोई ज़्यादा गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, जो फ्री एंटरप्राइजेज होते हैं, अलग अलग बॉडीज होती हैं, वो इसके अंदर डोमिनेट करती हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे इकोनॉमिक लॉज या रेशनैलिटी अजम्पशंस। इकोनॉमिक लॉज क्या होते हैं, वो प्रिंसिपल होते हैं जो गवर्न करते हैं एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इन देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मीन्स जो हमारे इंडिविजुअली जो प्रिंसिपल्स हैं या लॉज हैं, जो हमें इंडिविजुअली लेवल पर गवर्न करते हैं हमारे एक्शन को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। हम किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में किस तरह परफॉर्म करेंगे, हमारे एक्शन क्या रहेंगे, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम इकोनॉमिक लॉज कहते हैं, वो उनसे हम गवर्न करते हैं। ये साइंस ऑफ लॉ की तरह ही है, लेकिन इकोनॉमिक लॉज भी कंडीशनल होते हैं। जैसे साइंस के जो लॉज होते हैं, कुछ अगर उनकी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, मान लिया हम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर मान लिया 22 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, इतनी ह्यूमिडिटी चाहिए, इतने उसके अंदर वाटर की कंडीशन चाहिए, अगर वो कंडीशन फुलफिल होंगी तो ही हमारा वो प्रोसेस होने पाएगा, वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने पाएगा। उसी तरह हमारे इकोनॉमिक लॉज भी कंडीशनल होते हैं, अगर कंडीशन हमारी फुलफिल होंगी तो ही वो अप्लाई होंगे। और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कंसिडर करते हैं अलग अलग फैक्टर्स को, जैसे डेवलपिंग ए थ्योरी, कीपिंग अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग
थ्योरी एज कॉन्स्टेंट मीन्स हम एक थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं तो कुछ बेसिक फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। रॉबिन्स के हिसाब से जो इकोनॉमिक लॉज हैं ये वो स्टेटमेंट हैं ऑफ यूनिफॉर्मिटीज, एक यूनिफॉर्म लेवल पे होती हैं, विच गवर्न ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर को गवर्न करते हैं, कंसर्निंग द यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर द अचीवमेंट ऑफ अनलिमिटेड एंड्स। इस स्टेटमेंट का सिंपल मतलब मैं आपको बताऊं, ये हमारा ह्यूमन बिहेवियर क्या है, हमारी डिमांड्स, हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास उनको फुलफिल करने के लिए लिमिटेड मात्रा में है। तो जो इकोनॉमिक लॉज इनको गवर्न करने का काम करते हैं वही हमारे इकोनॉमिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे इकोनॉमिक लॉज होते हैं। इकोनॉमिक लॉज की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? हमारी पहले करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कोई भी गवर्नमेंट लॉज नहीं होती, जैसे कोई हमारा पुलिस का है, आईपीसी की धारा है, 302 है, जो भी है वो लॉज होते हैं हमारे कुछ। तो उसकी तरह ये कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं होते कि हमें इनको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हमें फांसी की सजा हो जाएगी या वोलेशन हो जाएगा कुछ, तो ये वो वाले लॉज नहीं होते। और जो इकोनॉमिक लॉज होते हैं ये ऑन द अदर अप्लीकेबल ओनली इफ सर्टेन कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ये मैंने बात आपको बता दी है, अगर कंडीशन हमारी फुलफिल होंगी तो ही हमारा वो अप्लाई हो पाएगा, और ये गवर्नमेंट लॉज नहीं होते जो किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा बनाए जाते हैं। इकोनॉमिक लॉज आर मर्सिली स्टेटमेंट ऑफ टेंडेंसीज। इसका बेसिकली मीन्स क्या है, दे आर बेस्ड ऑन ह्यूमन टेंडेंसी टू ए गिवन फिनोमिना, दिस इज एक्सपेक्टेड बिहेवियर विच इज नॉट सर्टेन। मीन्स हमारे ह्यूमन की जो टेंडेंसीज होती हैं, जो अंदर की जो कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट करते हैं, टेंडेंसीज के ऊपर। और एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है, मान मीन्स आप मेरे बारे में कुछ सोचते हैं मैं कि ये करूँगा, ये एक्सेप्शन है, मीन्स आप मेरे से ये एक्सेप्ट करते हो कि मैं ये काम करूँगा, लेकिन हो सकता है कि मैं ना भी करूँ, तो वो नॉट सर्टेन मीन्स ये सर्टेन नहीं होते हमारे इकोनॉमिक लॉज। ठीक है, इकोनॉमिक लॉज आर हाइपोथेटिकल्स मीन्स हाइपोथेसिस होते हैं जो ट्रू भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। दीज लॉज होल्ड गुड अंडर द अजम्पशन ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स मीन्स कई सारे थिंग्स के ऊपर इनका अच्छा कंडीशन है, लेकिन दीज लॉज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्रेज सिट्रिस पेरेबस, अदर थिंग्स आर हेल्ड कॉन्स्टेंट। ये लॉज कब अप्लाई होती हैं, जब हमने मान लिया कुछ कंडीशन रख दी, अगर वो कंडीशन हमारी फुलफिल है या कॉन्स्टेंट है तो ही ये लॉज अप्लाई होते हैं। मीन्स ये लॉज हाइपोथेटिकली होते हैं, मीन्स जो हमने बैठ के कुछ सोच के लिख दिए बस, वो वाले लॉज होते हैं हाइपोथेटिकल। इकोनॉमिक लॉज पॉजिटिव होते हैं लेकिन नॉर्मेटिव नहीं होते। नॉर्मेटिव हमारे क्या थे, जो एक ह्यूमन की खुद की अपनी वैल्यूज़ थी, जो एक थिंकिंग थी, एक आइडियोलॉजी थी, वो हमारे नॉर्मेटिव में था। और जो इकोनॉमिक लॉज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। दे ओनली डिस्क्राइब इकोनॉमिक फिनोमिना बट नॉट डिस्क्राइब हाउ शुड बी। मीन्स ये सिर्फ एक इकोनॉमिक फिनोमिना के बारे में, कोई भी इकोनॉमिक फिनोमिना हो रहा है, मान लिया इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन किसके बारे में नहीं करेंगे, हाउ इट शुड बी मीन्स ये कैसी होनी चाहिए। हमारे नॉर्मेटिव में क्या था कि हम ऐसी होनी चाहिए, मान लिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज के कंडीशन में मान लिया जस्ट एग्जांपल 20% है, लेकिन होना कितना चाहिए, मान लिया हमने एक लिमिट रख दी 5%। वो 5% क्या है, वो तो हमारा मन की इच्छा है, वो नॉर्मेटिव में है। और रियली पॉजिटिवली क्या आज फैक्ट क्या है, डाटा क्या आज का 20% है। मीन्स ये फिनोमिना के ऊपर बात करते हैं, ये कितना होना चाहिए, हाउ शुड इट बी, वो उसके ऊपर ये बात नहीं करते। सम इकोनॉमिक लॉज आर एक्सियोमेटिक इन कैरेक्टर, इट मीन्स दे सेल्फ एविडेंट और यूनिवर्सली वैलिड। मीन्स ये सेल्फ एविडेंट होते हैं, मीन्स इनका खुद ही प्रूफ होते हैं, और ये यूनिवर्सली वैलिड होते हैं, मीन्स पूरे यूनिवर्स पे ये अप्लाई होते हैं। LDMU जो लॉ ऑफ डिमांड मार्जिनल यूटिलिटी वाला लॉ है, ये उसका एग्जांपल है। इकोनॉमिक लॉज लैक एग्जैक्टनेस ऑफ लॉ ऑफ साइंस, मीन्स जैसे हमारे इकोनॉमिक लॉज हैं वो एग्जैक्टनेस नहीं होती जैसे लॉ ऑफ साइंस में होती है। मार्शल ने ये कहा था, सेड दैट दीज लॉज ऑफ ए टाइड रेदर देन ए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जैसे हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो 100% अप्लाई होगा, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो अप्लाई होगा। और लॉ ऑफ टाइड है, क्या वो अप्लाई होगा, नहीं होगा। मीन्स कुछ कंडीशन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो सिर्फ जनरल पर्सपेक्टिव है। ये हमारा इकोनॉमिक जो लॉज है हमारे, उसके बारे में सब कुछ था। ये होता है हमारा वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड।